हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर 1 के मेन टॉपिक्स, जिसमें सबसे पहले मेन टॉपिक्स में स्टार्ट करूंगा आपके साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहता है। ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वन बाय वन हम इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है। जो फ्लक्स होता है दैट इज कॉल्ड अ क्वांटिटी, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्वांटिटी है वो किसकी होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी जब किसी सरफेस एरिया पर हिट करती हैं, तो लिंक करती हैं, उन्हें बोला जाता है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सरफेस। और यू कैन सी दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या कर रहे हैं, हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कुछ इस तरीके की सरफेस है। अगर ये इस तरीके की सरफेस है, एक सेकेंड, तो ये एक सरफेस है ये। तो ये इस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हिट होके इस तरीके से बाहर निकलेंगी, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी आपके पास ई। और इस एरिया वेक्टर जो होगा ये ए वेक्टर कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे थीटा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन होती है दैट इज फाई से। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जिसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है, तो तो ये फ्लक्स हमें किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हिट होंगी वो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो दूसरा है इसका एरिया, एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। थर्ड है एंगल पे डिपेंड करता है। तो कहता है कि अगर ये एंगल पे डिपेंड करता है तो यहाँ से अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं, ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर है ना कॉस थीटा जो है वो एंगल कहलाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यू कैन से कि सर जो फ्लक्स बनेगा वो किसके बराबर होता है, ई ए कॉस थीटा। ओके, अगर ये ई ए कॉस थीटा होता है तो फाई कितना बन जाएगा, यहाँ पे के लगा देंगे विच इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। अगर ये ई ए कॉस थीटा हो जाएगा तो यूज के की वैल्यू 1 विच इज कांस्टेंट, एंड फाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास ई ए कॉस थीटा। तो फाई विच इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर का। तो सिंस आप पढ़ के आए ना क्लास 11th में, ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आया है। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से आया है तो यहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ए जो है एरिया वेक्टर है। अगर मान लिया जाए कि ये वो सरफेस थी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में है और बेटा एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि पैरेलल जा रहे हैं दोनों, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। एंड यू ऑल नो कि कॉस जीरो जो होता है वो 1 के बराबर है। अगर कॉस जीरो 1 है तो बेटा फ्लक्स जो होता है वो ई ए कॉस थीटा के बराबर है ना, तो यहाँ पे कॉस जीरो बन जाएगा, कॉस जीरो इज 1, तो फ्लक्स हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम दैट इज ई ए। अगर ये सरफेस है, एरिया वेक्टर की जगह पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यही है, एरिया वेक्टर अब इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है तो बच्चों फाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, एंड कॉस 180 इज इक्वल्स टू -1, तो यू विल गेट माइनस ऑफ ई ए। अगर बाई चांस ये इस तरीके से हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं बट एरिया वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में हो गया, तो थीटा की वैल्यू बच्चों 90 हो गई। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो फ्लक्स की वैल्यू जो हो जाएगी ई ए कॉस ऑफ 90, एंड कॉस 90 इज 0, तो यू विल गेट फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स बनती हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वन बाय वन मैं आपके सामने क्वेश्चन लाऊंगा और उसका हम आंसर करेंगे, तो आप भी साथ में पेन पेंसिल लेकर बैठे। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर एक इस तरीके से कि आपको एक एक्स वाई प्लेन बना रखा है, एक्स वाई जेड प्लेन है, तो ये इस तरीके से है। और यहाँ पर एक हमने क्यूब सेट कर दिया है। तो ये क्यूब है जो इस तरीके से रखा हुआ है।
तो ये क्यूब अगर इस तरीके से रखा हुआ है तो ये मैंने मान लिया दैट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस, और ये बच्चों जेड एक्सिस है। अब ये क्यूब की जो साइड है, ये क्यूब की ऑल साइड इक्वल है, दैट इज ए। तो ये वाली साइड भी ए दे रखी है, और बेटा ये हाइट वाली जो साइड है वाई एक्सिस में वो भी ए है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट फ्लक्स करना है, तो फ्लक्स निकालना है हमें, और उन्होंने ये शेडेड पार्ट कर दिया है। दिस इज शेडेड पार्ट, जो लेफ्ट और राइट वाला शेडेड पार्ट है इस तरीके से है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनकी वेटेड 2 से 3 मार्क्स होती है, और आपको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है 2x² न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बच्चों एक्स एक्सिस में है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में तो कहता है कैलकुलेट निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ का एरिया वेक्टर, तो हमें यहाँ पर एन कैप ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ पर भी हमने एक एन कैप ड्रॉ कर दी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस तरीके से है, दैट इज एक्स एक्सिस में। तो आप सबसे पहले एंगल देखेंगे। एंगल कैसे देखते हैं, तो आपने क्या देखा बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो अगर पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो ये राइट वाला सरफेस माना जाएगा। ये वाला सरफेस कौन सा है बच्चों, राइट। और ये वाला कौन सा है, लेफ्ट। तो लेफ्ट के साथ 180 डिग्री बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और राइट के साथ 0 डिग्री बना रहा है। देखो ना पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ई और नॉर्मल एन के पैरेलल है, थीटा की वैल्यू 0 है। तो फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस निकालते हैं, तो वो हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ 0। पहले कॉस थीटा लिख लो, और यू कैन राइट ई ए कॉस 0 लिख लो, कॉस 0 इज 1। तो ई ए यहाँ पे लिख देंगे, सिंस थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0 डिग्री। तो कॉस 0 जो होता है बच्चों 1 होता है। तो ये ई ए होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो यू कैन राइट 2x²। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एरिया वेक्टर जो होता है बच्चों ये एन कैप ही है, ये एरिया वेक्टर ही है। और एरिया वेक्टर में ये हमें एक स्क्वायर शीट नजर आ रही है, क्योंकि ये क्यूब है, और क्यूब की ऑल साइड जो है वो स्क्वायर शीट जैसी होती हैं। तो यू कैन राइट, यहाँ पर बन जाएगा साइड का स्क्वायर। अगर ये साइड का स्क्वायर हो गया तो वो हमें ए सेंटीमीटर दे रहा है। कितना दे रहा है, चलो ए मीटर लेकर चलते हैं। ए जो है वो ए मीटर है, साइड जो है, साइड जो है बच्चों वो ए मीटर दे रहा है। नॉर्मली जो होता है सेंटीमीटर में होता है, तो हमें वो मीटर में एसआई में कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने पहले से ही मीटर में लिया है कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो ये 2x² हो गया। अब x क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में x वाला जो पार्ट होता है ना वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो ये है ओरिजिन से डिस्टेंस। अगर ये ओरिजिन से डिस्टेंस है तो बेटा ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, राइट वाले का, दैट इज ए। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो यू कैन राइट 2, एक्स की जगह आ जाएगा ए का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। यू विल गेट 2 a⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो होती है ये फ्लक्स की यूनिट होती है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये तो सही बच्चों को पता ही है। अब मुझे क्या बोला है, लेफ्ट वाले का निकालो। आप बड़े ध्यान से देखो, जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना ये ओरिजिन पर ही सेट हो रखा है। अगर ये ओरिजिन पर ही इसी तरीके से है तो फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस जो होगा बच्चों वो ई ए कॉस ऑफ 180 तो होगा, क्योंकि 180 इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें 180 डिग्री का एंगल है, एंटी पैरेलल है। तो यू कैन राइट माइनस ऑफ ई ए, बट व्हेन यू पुट द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2x² इंटू साइड का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर वाला पार्ट सेम रहेगा, माइनस ऑफ 2 एक्स की जगह यू कैन पुट 0, क्योंकि एक्स ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। ओरिजिन से डिस्टेंस तो बेटा 0 ही है ना, क्योंकि ओरिजिन पे ही सेट है, दैट इज वाई जेड प्लेन में है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है। तो देयर फोर फाइव टोटल की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 राइट प्लस 5 लेफ्ट हो जाएगा, दैट इज 2 a⁴ प्लस 0। यू कैन राइट 2 a⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या कर रखा है, क्यूब को इस तरीके से सेट कर रखा है। अब जो क्यूब है ना वो ओरिजिन से किसी डिस्टेंस पर बना हुआ है। अगर क्यूब इस तरीके से किसी ओरिजिन से डिस्टेंस पर बना हुआ है तो ये इस तरीके से है। ओके। अब इसकी साइड दे रखी है लेटर सपोज 2 सेंटीमीटर। अब क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है, तो ये भी क्यूब है, दैट इज ये भी 2 सेंटीमीटर है। अब ये ओरिजिन से भी ना 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है पूरा क्यूब। अब ये हमसे ये बोल रहा है ये जो शेडेड पार्ट है
दैट इज लेफ्ट और राइट वाला, इसके थ्रू आपको क्या निकालना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अगर हम लेफ्ट और राइट वाले के पार्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो सबसे पहले उन्होंने गिवन कर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2 C x आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे नॉर्मल यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि लेफ्ट वाले के साथ 180 डिग्री है, राइट वाले के साथ 0 डिग्री है। तो फाइव राइट निकालते हैं, दैट इज ई ए कॉस ऑफ थीटा। यू कैन राइट ई ए कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो इज 1, तो फाइव ऑफ राइट की वैल्यू जो हो जाएगी वो ई ए हो जाएगी। ई की जगह यू कैन पुट सी इज अ कांस्टेंट, सी एक्स आई कैप। और बेटा एरिया जो है वो साइड का स्क्वायर है, तो साइड का स्क्वायर के लिए यू कैन पुट टू, टू। अब यहाँ से लेकर राइट वाला जो पार्ट है ये कितने डिस्टेंस पर, ओरिजिन से डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू कैन राइट 4 सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2 इतना मीटर हो गया, साइड का स्क्वायर कर देंगे ऐसे बन जाएगा। अब सॉरी, ये ना यहाँ पर साइड का स्क्वायर, तो दैट इज 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो चलो 4 ही बनेगा। ये तो सही है, बट ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ना वो भी 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। अच्छा, तो ये बनेगा 2 C x की जगह वी कैन पुट ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से ये 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो 4 × 10 की पावर -2 इतने मीटर हो जाएगा। आई कैप लगा देंगे, यहाँ पर भी आई कैप लगेगा क्योंकि साइड का भी एरिया वेक्टर आई एक्स एक्सिस में है। तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यू कैन राइट आई डॉट आई की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी। तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 30, 16 2 जा 32 हो जाएगा। सी इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बन जाएगा। आई होप क्लियर होता है यहाँ तक। अच्छा, अब है फाइव लेफ्ट। अब जो फाइव लेफ्ट है ना, ये इसका एक्स ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर, तो एक्स की जगह हम यहाँ पे 4 की जगह 2 पुट करेंगे। तो फाइव एल हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ ई ए, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, -2 का 2 और सी का सी, एक्स की जगह 2 × 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इंटू आई कैप हो जाएगा, और साइड का स्क्वायर है दैट इज एरिया वेक्टर। तो साइड जो है वो बेटा 2 सेंटीमीटर है, क्यूब की ऑल साइड इक्वल है, तो 2 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -2, 2 सी, 2 2 जा 4 कर देते हैं, सी इंटू 10 की पावर -2, यहाँ पर आई कैप भी आएगा, इंटू 4 × 10 की पावर -4 हो जाएगा। यू कैन राइट 4 4 जा 16, माइनस का साइन आएगा, सी लगेगा, इंटू 10 की पावर -6 लग जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो फाइव टोटल की जो वैल्यू आएगी 32 सी में से 16 सी माइनस हो जाएगा, दैट विल इक्वल टू 16 सी इंटू 10 की पावर -6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। तो ये था मेरा, दैट इज एक और क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस में करना है। अब इसके बाद आता है दैट इज फ्लक्स, और कहाँ कहाँ होता है, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जितना चार्ज अगर किसी क्लोज सरफेस में है, तो अगर कोई एक चार्ज है किसी क्लोज सरफेस में और मान लेटर सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q2 कंसीडर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द गॉस। क्या कंसीडर होगा, दैट इज Q1, क्योंकि ये चार्ज किसी क्लोज सरफेस में है। तो गॉस के अकॉर्डिंग जो चार्ज किसी क्लोज सरफेस में होता है उसके थ्रू जितना फ्लक्स बनता है, लिंक होता है, वो 1/ε0 टाइम्स होता है, दैट इज टोटल चार्ज के। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस द total electric flux linked within a closed surface within a closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed by it. Total charge enclosed by it। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो यहाँ पे जो फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस हो जाएगा, डी एस विद स्मॉल एरिया जो हम लिया है, और यही किसके बराबर है, Q/ε0 की बराबर है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, कहता है कि अकॉर्डिंग टू द गॉस क्या कैसे कंसीडर होगा अगर मुझे फ्लक्स निकालना है इस क्लोज सरफेस के थ्रू। तो मान लिया जाए अंदर 4Q है, यहाँ पे 3Q रखा है, और इस सरफेस के बाहर और 3Q रखा है। तो कहता है अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द गॉस, तो गॉस थ्योरम के लिए मैं यहाँ GT लगा रहा हूँ, गॉस थ्योरम, तो शॉर्ट फॉर्म लिखी है।
तो ये जो कंसीडर होगा, क्यू कितना है टोटल जो क्लोज सरफेस में है, 4q प्लस 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। यू कैन राइट 7q बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने बोला ये वाला क्यों नहीं लिखा, बेटा ये वाला आउटसाइड द सरफेस है इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। ठीक है, अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रेशो निकालने आ जाए, लेट अस सपोज ये इस तरीके से क्वेश्चन है, एक क्लोज सरफेस ये है, ये क्लोज सरफेस है, ये सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है, यहाँ पे 4q का चार्ज रखा है, यहाँ पे 3q का चार्ज रखा है। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है फाई ऑफ S1 फाई ऑफ S2 की रेशियो बताओ। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अंदर वाली क्लोज सरफेस को देखते हैं। अंदर वाली क्लोज सरफेस में कितना चार्ज है बच्चों, 4q का चार्ज है। तो फाई ऑफ S1 जो हो जाएगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द गॉस क्लोज सरफेस के अकॉर्डिंग ये 4q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब सरफेस S2 की बात करते हैं, ये जो सरफेस S2 है बच्चों, इसके अंदर सरफेस S1 का भी चार्ज आ रहा है। तो यू कैन राइट फाई ऑफ S2 दैट इज 4q प्लस में 3q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यू विल गेट 7q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर आप जब इसका फ्लक्स निकालेंगे फाई ऑफ S1 बाय फाई ऑफ S2, यू कैन राइट 4q बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 7q बाय एप्सिलॉन नॉट। बेटा क्यू से क्यू कैंसिल, फाई से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, तो यू कैन राइट 4:7 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल? अगर ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आता है तो एक ये वाला क्वेश्चन मेरे लिए करके दिखाएंगे। बच्चों ये एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ये माइनस ऑफ 7q है, ये बच्चों ये है कैपिटल क्यू, और एक सरफेस के बाहर रखा हुआ है माइनस ऑफ 3q का। इसका हमसे फ्लक्स पूछ रहा है। ये सरफेस S1 है, सरफेस S2 है, तो यू कैन रेट फाई ऑफ S1 फाई ऑफ S2 की रेशो निकालनी है, फ्लक्स की रेशो निकालनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्लोज सरफेस अंदर वाली देखते हैं। तो ये स्मॉल क्यू का है, तो दैट इज -7q बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। आई होप क्लियर होता है। और जब फाई S2 की बात करेंगे तो बच्चों S2 की जो सरफेस है उसके अंदर का चार्ज देखना है, ना कि उसकी सरफेस और बाहर पे रखा हुआ चार्ज। तो हम क्या देखते हैं, इसके अंदर एक ये वाला क्यू है, एक -7q है, तो q -7q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और बच्चों फाई ऑफ S1 बाय फाई ऑफ S2 जब करेंगे तो -7 अपॉन q -7q रखा जाएगा। ठीक है ना, तो ये 7q अपॉन में इतना, क्योंकि फाइन एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया ये? अब ये हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो कहता है कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज enclosed by a Gaussian surface get affected when its radius is increased। तो आप सभी को पता है कि जो फ्लक्स होता है बच्चों वो E डॉट ए, यू कैन से विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। ये क्लोज सरफेस बना देते हैं इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द गॉस सरफेस बताना है कि अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर दें तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप आपको भी पता है कि जो एरिया होता है बेटा गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग 4 पाई r² लेते हैं। तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1 बाय कितना होता है, मतलब k3/r² होता है, ये सही बच्चों को पता है। तो अगर यहाँ से आर से आर अगर कट भी गया, लेट अस सपोज ये फाई जो है वो E इंटू ए है, E की जगह आप पुट करेंगे k3/r², और इसकी जगह क्या पुट करेंगे 4 पाई r², r² से r² तो कट जाएगा। तो कहता है भाई जितना मर्जी रेडियस बढ़ा लो, फ्लक्स जो है वो उतना ही रहेगा जितना था। इट मीन्स नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन द रेडियस ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कहता है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, या यू कैन से change in radius on the electric flux, electric flux। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर एक क्लोज सरफेस है इस तरीके से, आपने क्लोज सरफेस बनाई है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल डाल दिया, ये -q है, इस पे +q है, एंड यू नो दैट एक फोर्स ड्यू टू -q ही हो जाएगा, एंड फोर्स ड्यू टू +q जो है वो +q ही हो जाएगा। तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगी। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाती है तो बच्चों इस पर नेट चार्ज भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्यूब कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जीरो। तो कहता है व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन
आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई। नॉर्मल टू ई, बड़े ध्यान से देखो, नॉर्मल टू ई लिखा हुआ है। तो नॉर्मल टू ई का मतलब ये है कि जो थीटा की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पहले ही एक्स एक्सिस में गिवन है, दैट इज ऐसे। कितना गिवन है? ई विच इज इक्वल टू कितना, 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ओके। अब एक थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये 3D में इस तरीके से रखा होगा। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 90 डिग्री है, बट एरिया वेक्टर तो बेटा इसी डायरेक्शन में होता है ना, एन कैप, और यू कैन से एरिया वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, एंड कॉस जीरो जो होता है बच्चों 1 होता है। अगर कॉस जीरो 1 होता है, ये मैं आपको 12th का आंसर बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट है साथ साथ में पेन पेंसिल लेकर जरूर बैठे। तो यू कैन राइट फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई इंटू ए। ई की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 × 10⁻³ अगर ये 3 × 10⁻³ है, साइड कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁻² हो जाएगा, है ना। तो इसको करने के बाद यू विल गेट 30 Nm² पर कूलम हो जाएगा। समझ में आई ये वाली बात? अगर यहाँ तक बात समझ में आती है तो इसके बाद 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड्स -2q एंड q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स a0 एंड 4a0। तो जरा इसको देखते हैं। तो कहता है यहाँ पर ये इस तरीके से है, हमने ओरिजिन सेट कर दिया, और यहाँ पर बच्चों a,0 है, और यहाँ कहीं 4a,0 है। ओके। अगर इस तरीके से समझ में आ रहा है तो यहाँ पर जो रखा हुआ है वो -2q का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे +q का चार्ज रखा हुआ है। वट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फेयर ऑफ रेडियस 3 है। यहाँ पे 3a,0, इसका एक स्फेयर बना हुआ है इस तरीके से। और गॉस के अकॉर्डिंग चार्ज का होना चाहिए क्लोज सरफेस में। अगर क्लोज सरफेस में है तो बच्चों सिर्फ ये वाला चार्ज कंसीडर होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है 3a रेडियस की, उसमें सिर्फ -2q का चार्ज है। तो -2q का चार्ज है तो मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा? -2q/ε0। दैट्स इट, बहुत आसान था। तो कहता है 14 क्वेश्चन क्या है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, एमसीक्यू लेवल भी है इस वाला, सेशन रीजन भी है, और आपका 2 to 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। A charge q is placed at the center of a cube of side L. A charge q is placed at the center of a cube of side L. ये क्यूब बना लेते हैं। तो हमने अगर क्यूब बनाया इस तरीके से, छोटा सा क्यूब बना लिया जिसकी साइड L है, ठीक है। तो अब इसमें इसकी साइड हमने दे रखी है, दैट इज L। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब? ईच फेज के थ्रू कितना चार्ज होगा हमें वो बताना है। तो अगर ईच फेज के थ्रू जो चार्ज होगा तो यू नो दैट हर एक फ्लक्स एक फेज से कितना जा रहा है। अगर यहाँ से होगा, अगर चार्ज सेंटर में रखा है तो एक से कितना होगा? दैट इज 1/6 q/ε0। टोटल कैसे कितना होगा? q/6 ε0, क्योंकि 1/6 + 1/6 + 1/6 6 टाइम्स कर देंगे तो दैट इज टोटल q/ε0 आ जाएगा। तो ईच फेस, ईच सरफेस से, तो ईच फेस से जो हो जाएगा वो दैट इज 1/6 q/ε0 हो जाएगा। तो ये चीज याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 15, जो भी थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू अ सरफेस एस। तो सरफेस एस की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एस के अंदर जितना चार्ज है वो बच्चों सिर्फ इतना वाला पार्ट का चार्ज है। तो यू कैन राइट टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला 5 विच इज इक्वल टू 2q माइनस ऑफ q/ε0। बाहर वाला चार्ज कंसीडर नहीं होगा, तो यू कैन राइट q/ε0 इज द आंसर। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर होता है। ठीक है। तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लिया जाए एक ये इस तरीके से है, एक क्यूब है, और इस क्यूब के ना सेंटर पे एक चार्ज रख दिया क्यू। इस क्यूब के अगर एक सेंटर पे एक चार्ज रख दिया क्यू, और हमसे पूछ रहा है वो कि बताओ एक फेस से, एक सरफेस से कितना चार्ज हुआ। ठीक है। अभी आप ऊपर कर चुके हैं, एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सब पार्ट्स हैं इसके। तो एक फेस से हमसे पूछ रहा है कितना चार्ज होगा। तो आपने बड़े बेझिझक करके बोल दिया दैट इज कितना होगा? q/ε0 होगा, है ना। एक फेस से, तो एक फेस से कितना होना चाहिए? दैट इज 1/6। तो 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 q/ε0। अगर इसी चार्ज को, अगर मैं इसी चार्ज को इस तरीके से यहाँ पर किसी वर्टेक्स पे रख दूं, तो बच्चों ध्यान देना, इस वर्टेक्स से सरफेस जो टच हो रहे हैं, एक ये ऊपर वाला सरफेस टच हो रहा है, एक ये वाला हो रहा है, और ये वाला, हर एक वर्टेक्स से 3 सरफेस टच हो रहे हैं। अगर हर एक वर्टेक्स से 3 सरफेस टच हो रहे हैं तो एक वर्टेक्स के थ्रू 1/3 कितने फेसेस हैं? दैट इज सॉरी कितनी वर्टेक्स हैं? आप बोलोगे 8, तो एक के थ्रू कितनी हो जाएगी? 1/8।
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यू कैन राइट 1/24 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। 8 3 जा 24 होता ना। अच्छा, अगर यहाँ तक समझ में आता है तो अब उसे बोल रहा है कि अगर मैं मान लिया जाए ये, पहले तो सिमेट्रिक वे था क्योंकि सेंटर पे रखा था और ये वर्टेक्स पे, अगर मैं इस चार्ज को बिल्कुल सेंटर पे ना रखे, मतलब ये अगर मैं माना कि टोटल साइड ए है यहाँ से यहाँ तक की, बच्चों ये a/2 है, मैंने इस चार्ज को सेंटर से ना रखते हुए, मतलब ये मैंने एक इस सरफेस के ऊपर वाली सरफेस के पास रख दिया। ठीक है, तो अब बताओ क्या होगा, ये सोचो। अगर वो कह रहा है कि बच्चों अगर इस चार्ज को किसी उस बॉडी के, मतलब एक सरफेस के पास रख देते हैं, ये टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस के पास रखते हैं तो फ्लक्स इस सरफेस के थ्रू ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा टॉप सरफेस से और डिक्रीज करेगा यहाँ पर। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो ये एमसीक्यू थियोरेटिकल क्वेश्चन के टर्म्स में बन सकता है। ठीक है, समझ में आया ये। तो अब जो चार्ज होगा मतलब सेंटर पे नहीं है ना, तो इन ये कैसे हो जाएगा, मतलब बॉडी सेंटर पे नहीं माना जाएगा, तो ईच फेस से जो चार्ज होगा वो नॉट इक्वल टू क्यू बाय, और यू कैन से क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। आप बोलोगे हो तो भाई है तो क्लोज सरफेस के अंदर ही 600 सरफेस है, नहीं, ये सिमेट्रिक वे है। अगर सिमेट्रिक है तो दैट मीन्स ये इक्वली डिवाइडेड है, बट ये बिल्कुल सेंटर पे ना हो कि किसी डिस्टेंस पर है, तो ये एक फेज के थ्रू ज्यादा, दूसरे फेज के थ्रू कम होगा। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, जो टोटल जो होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना। क्लियर है, बट ये एज फेज के थ्रू 1/6 नहीं होगा, ये भी चीज देख समझने वाली है। क्लियर होता है। अच्छा, अगर ये क्लियर होता है तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे। कहता है कि अगर ये इस तरीके से है, एक ये क्यूब है और इस क्यूब के हमने फेस पर इस तरीके की सरफेस पर एक चार्ज रख दिया क्यू, तो अब बताइए कितना फ्लक्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस ये तो सरफेस मतलब क्यूब के बाहर है ना चार्ज, तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। अगर हम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो सरफेस इस तरीके की बनेगी। अगर वो सरफेस इस तरीके की बनेगी तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरीके की सरफेस बन गई, अब चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर हो गया ना। अब ये वाली दो दो क्यूब की कॉमन सरफेस जो हो गई वो ये येलो वाली हो गई है, क्योंकि एक के लिए बाहर था अब दूसरे के लिए अंदर हो गया, और दोनों के लिए अंदर माना जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द टू क्यूब अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक क्यूब के थ्रू ये जो फ्लक्स है, ये दोबारा लिख देते हैं, ये दो क्यूब के थ्रू कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो टोटल फ्लक्स है क्योंकि चार्ज है क्लोज सरफेस में। बट फ्लक्स थ्रू अगर मैं एक क्यूब के थ्रू निकालूंगा तो वो बेटा Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। आई होप कि यहाँ तक इस वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन क्लियर होते हैं। रिक्वेस्ट है और भी क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।